नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूँ वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। शहबाज को देखकर वो ठिठका, फिर उसके साथ चलता हुआ बोला, तो बड़ी खबरें मिली हैं क्या? जमालुद्दीन का जो पाखुर गांव में महापात्र के रूप में रह रहा था, कुछ पता नहीं लग रहा। शहबाज एक क्षण के लिए ठिठका, फिर आगे बढ़ता हुआ बोला, और रहीम ने अभी भी खबर दी है इन लोगों के दूसरे साथी एक स्टेशन वैगन के साथ पास की पहाड़ी में छुपे हुए हैं। रॉबिन पर शहबाज का विश्वास और भी बढ़ गया। उसकी यह बात कि हिंदुस्तानी जासूस विजय को पाखुर गांव में छोड़ा है, जमालुद्दीन के गायब होने के साथ फिट बैठती है, क्योंकि यह हरकत उसी की ही हो सकती है। रॉबिन ने यह भी कहा था कि दूसरी गाड़ी आसपास में ही होगी, जिसकी सूचना उसे अब मिल गई। वो बोला, उनकी निगरानी के लिए आदमी भेज दो और उन आदमियों से यह भी कह दिया जाए कि उन लोगों को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए। लेकिन मैं तो कैप्टन सुल्तान के कमांड में 25 आदमियों की एक टुकड़ी भेज चुका हूं। और चलते चलते ही घूमकर शहबाज ने जो झापड़ रसीद किया तो उस व्यक्ति के पैर उखड़ गए और वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। शहबाज उसे घूरते हुए बोला, उन्हें रोकने के लिए फौरन आदमी भेजो। वो व्यक्ति स्तब्धतापूर्ण विस्मय आंखों में लिए शहबाज की ओर देखकर हकलाया, मगर उन्हें अब रोका नहीं जा सकता। क्यों? शहबाज कमर पर हाथ रखकर घुर्राया, उन्हें गए बहुत देर हो गई है। शहबाज ने उसके एक ठोकर जमाते हुए कहा, इतनी देर बाद मुझे खबर दे रहे हो? मैंने सोचा आप भी यही हुक्म देंगे। वो व्यक्ति भयभीत स्वर में बोला, इसलिए मैंने कैप्टन सुल्तान को भेज दिया। मैं फौरन आपको खबर देता, मगर तभी दूसरे कामों में फंस गया। शहबाज ने उसके एक ठोकर और लगाई और फिर तेजी से चल दिया। वो व्यक्ति बिलबिलाता हुआ यही सोचता रहा कि उससे गलती कहां हो गई। शहबाज के बाद उन तीनों ने रॉबिन की ओर देखा, जो अपने चेहरे पर पूर्ण निश्चिंतता के भाव लिए बड़ी भोली मुख मुद्रा के साथ बैठा था। जेम्स उसकी ओर कुछ शंकित दृष्टि से देखता हुआ बोला, क्या चक्कर है? तुम्हारे सामने है सब कुछ। रॉबिन आंख मारकर बोला, मैंने सोचा कि झूठ बोलने से मामला उलझेगा ही, इसलिए सब कुछ सच सच बता दिया। जेम्स को लगा कि यहां बात करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए उसने कहा, यह अच्छा किया तुमने। मैं भी शुरू से ही सच बोलता तो इतनी मुसीबत ना उठानी पड़ती। तीनों के और रॉबिन के बीच एक कांटेदार दीवार से बन गई थी, लेकिन फिर भी वे इधर उधर की बातें करते रहे। वे लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति ने आकर कहा, मालिक ने कहा है कि नाश्ते के बाद जरा इमारत के बाहर घूम लें। अच्छा, रॉबिन ने कहा। उस व्यक्ति के जाने के बाद जेम्स ने आगे झुकते हुए रॉबिन से पूछा, इसका क्या मतलब हो सकता है? धीमे स्वर से दोनों के बीच बोलता हुआ जेम्स बोला, लगता है तुम्हारी मौत मेरे यहां तो लिखी है। मुझे पता था अपनी जान बचाने का सिला तुम यही दोगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग नाश्ता करके बाहर चलो। उन लोगों ने नाश्ते किया और फिर रॉबिन के साथ इमारत से बाहर निकल आए। इमारत के बाहर पूरी छावनी का सा दृश्य था। जीपों और पुराने ट्रकों के साथ साथ उनकी स्टेशन वैगन भी एक ओर को खड़ी हुई थी। सशस्त्र व्यक्ति इधर उधर घूम रहे थे। उन लोगों के बाहर निकलते ही शहबाज उनके निकट आया और रॉबिन की बांह पकड़कर एक ओर ले जाता हुआ बोला, मामला कुछ बिगड़ गया है। क्या हुआ? अल्फांसो को सामने की पहाड़ियों में देखा गया है। शहबाज बोला, मेरे एक आदमी ने बेवकूफी से सेना की एक टुकड़ी उनकी गिरफ्तारी के लिए भेज दी है। इसमें मामला बिगड़ने की क्या बात है? रॉबिन बोला, अगर इस मुठभेड़ में अल्फांस से मारा जाता है तो ये हम सबकी खुशकिस्मती होगी, लेकिन मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता हूं। क्यों? देखना चाहता हूं कि जिस आदमी को तुम इतना खतरनाक बता रहे हो वो क्या चीज है। ओह, रॉबिन एक पेड़ की फुनगी को गौर से देखता हुआ कुछ सोचने लगा। अचानक उसने चुटकी बजाई और तभी वो इलाका गोलीबारी की आवाजों से गूंज उठा। रॉबिन ने शहबाज की ओर देखते हुए कहा, आप खुद अल्फांसे से बात कर लीजिए। मगर कैसे? मेरे साथ आइए। रॉबिन शहबाज को स्टेशन वैगन की ओर ले गया। वे तीनों दूर खड़े हुए संदिग्ध दृष्टि से उन दोनों की ओर देखते रहे। अल्फांसे स्टेशन वैगन से दूरबीन निकाल लाया था और विभिन्न कोणों से इमारत
और उसके आसपास का निरीक्षण कर रहा था। कोई योजना उनकी समझ में नहीं आ रही थी। रात के अंधेरे में तो वो कुछ करने की अनेकों तरकीबें सोच सकता था, लेकिन दिन के इस उजाले में क्या करे। और अभी तो दिन शुरू हुआ था और पूरा पहाड़ सा दिन उसके सामने पड़ा हुआ था। और अल्फांसे सोच रहा था कि दिन भर में वो शैतान शहबाज उसके साथियों के साथ न जाने क्या सलूक करे। विजय उनके साथ है, यही सोचकर वो आश्वस्त था, क्योंकि उन चारों पर उसे पूरा भरोसा था। किंतु विजय के साथ होने से भरोसा था कि समय टालने की वो कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेगा। अल्फांसे इस बात को तो न जान सका कि कब उसे किसी आदमी ने देखा और शहबाज के अड्डे पर जाकर खबर दे दी, लेकिन झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ते हुए सशस्त्र व्यक्तियों की झलक उसे मिल गई। वो चौकन्ना होकर बैठ गया। साथ ही उसने अपने साथियों को भी तैयार रहने का संकेत दिया। संकेत मिलते ही चार्ल्स और इरविन फुर्ती से स्टेशन वैगन की ओर भागे। चार्ल्स ने स्टेशन वैगन की सीट के नीचे छिपी हुई लोहे की नलकियां सी निकाली। इरविन पिछली सीट के नीचे से दस्ते निकाल रहा था। देखते ही देखते दोनों ने राइफल फिट करनी शुरू कर दी। अशरफ चकित सा देख रहा था। इरविन ने उससे कहा, तुम भी कुछ काम करो प्यारे, ये फिल्म की पीले रंग की डिब्बियां फाड़नी शुरू करो। अशरफ और हसन कैमरा फिल्मों की डिब्बियां फाड़ने लगे। कुछ में से फिल्में ही निकली सील बंद, लेकिन अधिकांश डिब्बियों में गोलियां भरी हुई थी। 2 राइफलें फिट करने के बाद इरविन ने बाकी काम चार्ल्स के लिए छोड़ दिया और स्वयं स्टेशन वैगन की छत टटोलने लगा। छत में बने गुप्त स्थान में उसने राइफल की गोलियां भरने के खोल निकाले और उनमें गोलियां भरने लगा। अशरफ और हसन को अब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं थी। अशरफ इस पेशे में अनेक वर्षों से था और हसन मुक्ति वाहिनी के साथ रहकर हथियारों के संबंध में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था। स्थिति स्पष्ट होते ही उन्हें मालूम हो गया था कि उन्हें क्या करना है। इतनी फुर्ती और यांत्रिक ढंग से सारा काम हुआ था कि 5 मिनट भी पूरे नहीं लगे और 8 ऑटोमेटिक राइफलें तैयार हो गई। इरविन ने एक राइफल हसन के हाथ में देते हुए कहा, इसे टाइगर को दे आओ। एक मुझे भी दो, हसन बोला। क्यों, मुझे चलानी आती है। इरविन ने उसकी पीठ थपथपाकर एक राइफल उसे थमाते हुए कहा, मजा बांध दिया बेटे, लेकिन निशाना ठीक लगाना। हसन 2 राइफलें लेकर अल्फांसे के पास पहुंचा। अल्फांसे ने एक राइफल लेकर उससे कहा, शायद भागना पड़े, उनसे कह दो कि टंकी फुल कर लें। और वो राइफल जमा कर बैठ गया। साथ ही दूरबीन से देखता भी रहा। वे लोग अभी दूर थे और अर्धवृत्त के घेरे में बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते आ रहे थे। अल्फांसे ने अनुमान लगाया कि उनकी संख्या 20-25 के आसपास होगी। इधर हसन ने अल्फांसे का आदेश सुनाया। इरविन ने कहा, चार्ल्स पेट्रोल के डिब्बों से टंकी फुल कर लो और अशरफ तुम हसन के साथ टाइगर की सहायता के लिए पहुंचो। वो स्वयं चाकू निकालकर फिर स्टेशन वैगन की पिछली सीट की ओर बढ़ गया। चाकू से उसने पूरी की पूरी सीट चीर डाली। अंदर से उसने 6 दस्ती बम और बारूद का एक थैला निकाला। अभी अंदर और भी सामान था। यह सब सामान अंदर इस सावधानी के साथ बंद किया हुआ था कि किसी स्वमेव विस्फोट के वे स्वयं ही शिकार न हो जाए। दस्ती बमों की सुरक्षा पिनें बड़ी मजबूती के साथ बंद की गई थी, जिन्हें इरविन ने इतना ढीला किया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें आराम से निकाल लिया जाए। चार्ल्स ने पेट्रोल की टंकी भर दी थी। अभी भी पेट्रोल के 3 बड़े टिन उनके पास मौजूद थे। सशस्त्र व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ते आ रहे थे। झाड़ियों के पीछे घुसते घुसते कैप्टन सुल्तान ने उन्हें घेरने के लिए अपने सभी आदमियों को अर्धवृत्त में फैला दिया। अल्फांसे ने महसूस किया कि उन्हें और आगे बढ़ने देना उचित नहीं है। उसने फायर कर दिया। कैप्टन सुल्तान के आदमी छिटके और फिर उसके आदेश पर एक साथ 20 बंदूकें गरज उठी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले